अब बात करते हैं Node.js की हिस्ट्री की। अब आपको अगर Node.js डेवलपर बनना है तो हिस्ट्री जानना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी तो आप Node.js डेवलपर नहीं बन पाएंगे, लेकिन जब आपको हिस्ट्री पता होती है तो आपको एक उससे कनेक्शन बन जाता है कि किस तरह से ये डेवलप हुई थी और किस तरह से आप भी डेवलप कर सकते हैं कुछ ऐसा। तो देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्यों डेवलप हुई थी, किस तरह से। तो अगर आपको याद हो तो ये स्लाइड मैंने जावास्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स था, ऐसी स्लाइड मैंने बनाई थी, तो उसी में मैंने मॉडिफाई कर दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या थी। तो चलो देखते हैं। तो लगभग 2009-2008 की बात है। एक डेवलपर था जो कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था। जो अपाचे सर्वर होते हैं, पहले अपाचे सर्वर होता था, आपने देखा होगा, आपने यूज़ किया होगा अगर आपने पुराने टाइम में डेवलपमेंट किया है तो वो हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया थ्रेड क्रिएट करता था और हर एक रिक्वेस्ट ब्लॉकिंग होती थी। तो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग था अपाचे। उसको लग रहा था कि कोई बेटर तरीका होना चाहिए रिक्वेस्ट को हैंडल करने का, ये बहुत ज़्यादा सही तरीका नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने Node.js बना दिया। वो जावास्क्रिप्ट का डेवलपर था, उसने कहा कि चलो Node.js बना देते हैं, जावास्क्रिप्ट को ही सर्वर पे रन कर लेंगे। तो 2009 में उस डेवलपर ने Node.js बनाया और उस डेवलपर का नाम था रायन डॉल। कुछ लोग इसको रेयन बोल देते हैं, नाम ही वैसा है थोड़ा सा, लेकिन जो करेक्ट नेम है वो रायन डॉल है। तो Node.js जो था वो ब्लॉकिंग नहीं था, वो हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया थ्रेड नहीं क्रिएट करता था, ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और लाइट वेट था। तो इसको बनाने के बाद जो उनकी अपाचे के साथ जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई और उन्होंने अपना Node.js यूज़ करना शुरू कर दिया। और इसको बनाने के लिए इन्होंने क्रोम का V8 इंजन यूज़ किया। जावास्क्रिप्ट के अलग अलग इंजन्स होते हैं, जैसे कि फायरफॉक्स के लिए स्पाइडर मंकी है, जो सफारी होता है उसका वेबकिट इंजन नाम होता है शायद। तो ऐसे ही इन्होंने क्रोम का V8 इंजन यूज़ किया। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट इंजन होता है, तो इन्होंने ये वाला इंजन यूज़ किया था। अब इसके बाद NPM लॉन्च हुआ 2010 में और विंडोज़ का सपोर्ट आया। पहले जब Node.js लॉन्च हुआ था तब विंडोज़ में नहीं रन होता था, केवल मैक और लिनक्स में रन होता था। लेकिन जब विंडोज़ का सपोर्ट आया तो इसकी कम्युनिटी और ज़्यादा बढ़ गई। 2010 में NPM लॉन्च हुआ और 2011 में विंडोज़ का सपोर्ट आया। इन सब के कारण जो इसकी पॉपुलैरिटी है और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा एडॉप्शन बढ़ गया, क्योंकि NPM बहुत ही पावरफुल चीज़ थी। ये अलग अलग डेवलपर्स को एक पैकेज क्रिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म था। कोई भी डेवलपर ओपन सोर्स कोई भी पैकेज क्रिएट कर सकता था और Node.js के प्रोजेक्ट में उसको यूज़ किया जा सकता था। NPM हम देखेंगे इस कोर्स में क्या होता है NPM, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। फिर उसके बाद एंट्री होती है एक कंपनी की Node.js के अंदर, जिसका नाम था जॉयंट। तो जॉयंट एक कंपनी थी जो कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कुछ सर्वर साइड जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। तब उन्हें पता चला कि ऐसा ऑलरेडी एक डेवलपर ने बना रखा है। तो उन्होंने रीच आउट किया रायन डॉल को कि आप आइए हमारे कंपनी में काम करिए, हम आपको सैलरी भी देंगे, आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, जो भी खर्चा पैसा लगेगा वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप आइए हमारे अंडर काम करिए। उन्होंने जॉइंट ज्वाइन कर लिया और जॉइंट के अंदर वो काम करने लगे। वहाँ पे और भी डेवलपर्स का उनको सपोर्ट मिला, तो जो काम वो अकेले कर रहे थे वो कई सारे डेवलपर्स मिलकर करने लगे। इससे जो Node.js है उसकी डेवलपमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुई और भी ज़्यादा फास्ट हुई। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब कंपनीज में काम होता है तो कोई ना कोई दिक्कत आती है, कोई ना कोई मतभेद हो जाता है। तो कुछ डिफरेंसेस के कारण कुछ डेवलपर्स ने Node.js का एक अलग प्रोजेक्ट बना लिया, जिसका नाम दिया उन्होंने io.js। उनका कहना यह था कि जॉइंट कंपनी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, हमें डिसीजंस नहीं लेने दे रही है, कोई फीचर हम सोच रहे हैं तो उसको डालने ही नहीं दे रही है, जितना उसको रिक्वायर्ड है बस वही बोल रही है उतना ही करो। तो उन्होंने एक नया ही Node.js बना लिया जिसका नाम दिया io.js, और ये चीज़ हुआ 2014 में। तो Node.js और io.js दोनों पैरेलली चल रहे थे, दोनों का काम सेम था, बस कुछ अलग अलग चीज़ें थी, कुछ अलग फीचर्स थे, अलग डेवलपर्स थे, बाकी काम एक ही था, सर्वर बनाना Node.js का यूज़ करके, तो वही जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग जा रहे थे, तो जो डेवलपर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि क्या यूज़ करें क्या ना यूज़ करें। तो 2015 में एक Node.js फाउंडेशन की फाउंडेशन हुई, ठीक है, एक Node.js फाउंडेशन बनाई गई, जिन्होंने Node.js को और io.js को समझाया बुझाया कि कोई बात नहीं, हम जो कंट्रोल है जॉइंट के ऊपर से उसको हटाते हैं, मतलब जॉइंट अब हर एक चीज़ नहीं कंट्रोल करेगा,
एक फाउंडेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम देगी। जो भी डिसीजंस लेना है नोड.जेएस को लेके वो केवल एक कंपनी नहीं करेगी, यहाँ पे अलग अलग डेवलपर्स रहेंगे, अलग अलग लोग रहेंगे, सब मिलकर चीज़ों को डिसाइड करेंगे, वही चीज़ होगा। तो ओपन नोड.जेएस फाउंडेशन एक बनी, उसके अंडर नोड.जेएस और io.js को मर्ज करके फिर से नोड.जेएस बना दिया गया। तो जो io.js जो बाहर जा रहा था उसको बुला के फिर से उसको मर्ज करके नोड.जेएस बना दिया गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मर्जर जब हो गया तो उसके बाद में जो नोड.जेएस है उसमें LTS वर्जन आने लगा, लॉन्ग टाइम सपोर्ट वर्जन। जैसे हम अभी के टाइम पे जब हम नोड.जेएस डाउनलोड करते हैं ना तो उसके आगे LTS लिखा रहता है। तो नोड.जेएस का वर्जन 4 आया जो कि एक LTS वर्जन था, लॉन्ग टाइम सपोर्ट वर्जन। तो उसके बाद से जो रिलीजेस थे नोड.जेएस के स्टेबल होने लगे, प्रेडिक्टेबल था कि हाँ अब ये सारे फीचर्स आएंगे। तो जब फाउंडेशन बनी तो सारी चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुई, ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से पूरा डेवलपमेंट का काम होने लगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ओपन.जेएस फाउंडेशन बनी 2019 में। नोड.जेएस अलग चल रहा था, एक जेएस फाउंडेशन अलग थी जो कि ब्राउजर वाले जेएस को मैनेज करती थी, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करती थी। तो जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी ने सोचा कि ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं, हम मिला के एक ओपन.जेएस फाउंडेशन बनाते हैं और हम सारी चीज़ों को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर लेके आते हैं। 2019 में ओपन.जेएस फाउंडेशन बनी और फिर ओपन.जेएस के अंदर नोड.जेएस का भी और ब्राउजर के अंदर जो जावास्क्रिप्ट होती है उसका भी, उसकी गाइडेंस के अंदर इन दोनों चीज़ों का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। और आज जो नोड.जेएस है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सर्वर्स को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी छोटी बहुत छोटी हर एक तरह की कंपनीज यूज़ करती हैं। और आज हम लोग नोड.जेएस सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो बस ये इसकी पॉपुलैरिटी ही है कि हम लोग इसको सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मर्ज स्टैक डेड हो गया, यानी कि नोड.जेएस का जो स्टैक है वो डेड हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं लोग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है और दिन पर दिन ये बढ़ती ही जाएगी, ग्रो होती ही जाएगी। और लास्ट में एक ही चीज़ मैं कहूँगा, एनी एप्लीकेशन दैट कैन बी रिटन इन जावास्क्रिप्ट विल इवेंचुअली बी रिटन इन जावास्क्रिप्ट। एटवुड्स लॉ, एटवुड ने 2007 में ये बात बोली थी कि कोई भी एप्लीकेशन जो कि जावास्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है, लिखी जाएगी। आज भी ट्रू है। अब नोड.जेएस आ गया है जिसके कारण हम नोड.जेएस का यूज़ करके सर्वर साइड एप्लीकेशन बना सकते हैं, टर्मिनल वाली एप्लीकेशन बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई है जावास्क्रिप्ट अब। और ये वाली स्लाइड जो है, जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा था तब उसके लास्ट में मैंने लगाया था और इसके लास्ट में भी लगाना बनता है। तो बस ये थी ब्रीफ हिस्ट्री। और अगर आपको और भी ज़्यादा हिस्ट्री जाननी है, देखनी है, इंटरेस्ट है तो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, ChatGPT से पूछ सकते हैं, और भी ज़्यादा हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। लेकिन इतना हमारे लिए काफ़ी है। ये सेक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पर हम देखेंगे कि टर्मिनल क्या होता है, शेल क्या होता है, कैसे अलग अलग कमांड्स का यूज़ करके हम टर्मिनल को यूज़ करते हैं, और क्यों हमें एक अच्छा बैकएंड डेवलपर बनने के लिए टर्मिनल की बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे ही नोड.जेएस को गहराई में मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट नोड.जेएस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।